वर्ल्ड वॉच पर सबसे पहले हम बात करेंगे डर की, ठगी की और उस दर्द की जो अपने ही देश से हजारों किलोमीटर दूर फंसे भारतीयों ने झेला है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया से आई ये खबर हर भारतीयों को चौंका रही है, क्योंकि इसमें शामिल है हमारे ही देश के करीब 500 नागरिक जो म्यांमार के स्कैम सेंटर से किसी तरह भागकर थाईलैंड पहुंचे हैं और अब भारत सरकार उनकी सुरक्षित वापसी की प्रक्रिया में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार थाईलैंड में इंडियन एम्बेसी वहां की स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर इन भारतीयों की पहचान और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन्हें वापस भारत लाया जा सके। बता दें कि ये सभी लोग म्यांमार के दक्षिण पूर्वी इलाके से भागकर थाई बॉर्डर पार करते हुए मोए सोट शहर पहुंच गए थे, जहां पर थाईलैंड पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। हाल ही में म्यांमार की सेना ने के पार्क जैसे साइबर ठगी के अड्डों पर छापा मारा था, जिसके बाद 28 देशों के करीब 1500 लोग वहां से भाग निकले और इनमें सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक थे। ये भारतीय मुख्य रूप से आपको बता दें कि स्कैम सेंटर से भागे थे। इन सभी को फर्जी नौकरी का लालच देकर पहले थाईलैंड बुलाया गया, फिर म्यांमार भेज दिया गया, जहां चीनी अपराधी गिरोह ने इन्हें कैद कर लिया और फिर इन्हें जबरन साइबर ठगी, अपराध, ऑनलाइन ठगी और नकली निवेश योजना में काम पर लगा दिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार थाई अधिकारियों के साथ संपर्क में है ताकि सभी भारतीयों की जल्द और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो पाए। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जायसवाल ने बताया कि भारतीय दूतावास थाई पुलिस के साथ मिलकर नागरिकता की पुष्टि कर रहा है और इसके बाद स्पेशल फ्लाइट से उन्हें भारत लाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, कंबोडिया जैसे देशों में ऐसे साइबर ठगी केंद्रों में लाखों लोग फंसे हैं और ये सच है। खास तौर पर अगर कंबोडिया की बात करते हैं तो ऐसे ही दृश्य वहां से देखने को मिलते हैं, जहां पर अब भी बहुत भारतीय वहां पर कैद हैं। ये गिरोह हर साल अरबों डॉलर की ठगी करते हैं। कई भारतीयों के पासपोर्ट तक छीन लिए जाते हैं ताकि वे भाग ना पाएं और अब म्यांमार में सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति है। थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह ने इस मामले में रॉयल थाई पुलिस के इमिग्रेशन ब्यूरो के आयुक्त पोल लेफ्टिनेंट जनरल पनुमास से मुलाकात की है। दोनों ने भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी पर चर्चा की। थाई प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया कि भारत अपना विमान भेजकर इन नागरिकों को सीधे देश लाएगा। भारत सरकार पहले भी ऐसे मामलों में सक्रिय रही है। मार्च 2025 में भी म्यांमार थाईलैंड सीमा से 549 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था। अब एक बार फिर से अभियान चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने लोगों को आगाह कर दिया है कि विदेशों में नौकरी के ऑफर को स्वीकार करने से पहले एजेंटों और कंपनियों की पूरी जांच करें, क्योंकि ऐसे कई गैंग फर्जी नौकरियों के बहाने युवाओं को साइबर अपराधों में फंसा देते हैं। ये मामला केवल मानव तस्करी का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का एक भयावह चेहरा है, जिसमें फंसकर लोग अनजाने में अपराध का हिस्सा भी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल अप्रैल में बैंकॉक में हुए शिखर सम्मेलन में म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग से इस मुद्दे पर बातचीत की थी। दोनों देशों ने सीमा पार अपराध, मानव तस्करी और विद्रोही गतिविधियों पर संयुक्त कार्रवाई करने पर सहमति जता दी थी। फिलहाल ये सभी भारतीय थाईलैंड के माए सोट शहर में स्थायी शरणार्थियों में लगातार शुमार है, जहां उन्हें भोजन, चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा प्रदान की गई है। और अब बात करते हैं उस पड़ोसी देश की, जहां पर एक साल पहले सियाची हलचल ने एक बार फिर से इतिहास पलट दिया था। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल हुई शेख हसीना अब पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। दिल्ली में आपको बता रहे हैं कि निर्वासन की जिंदगी जी रही हसीना ने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा यहां पर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं अपने देश लौटना चाहती हूं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आवामी लीग पर लगा बैन नहीं हटता। हसीना ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव से बाहर रही तो लाखों समर्थक वोट नहीं डालेंगे और फिर सवाल यही उठेगा, लोकतंत्र कैसे चलेगा। हसीना ने कहा कि आवामी लीग पर बैन लगाना अन्याय है। अगली सरकार को चुनाव वैधता के साथ कराने चाहिए। अगर हमारे समर्थक वोट से दूर रहे तो सरकार की नींव ही हिल जाएगी। दिल्ली में आपको बता दें कि सादगी से रह रही हसीना ने कह दिया है कि किसी दूसरी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं कर रही, बल्कि उम्मीद कर रही हैं कि यूनिस सरकार समझदारी दिखाएगी और आवामी लीग को फिर से राजनीति में हिस्सा लेने का मौका देगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके प्रतिनिधि यूनिस सरकार से सीक्रेट बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने सवाल को टाल दिया है। बस इतना कहा, हम अपने देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं। हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। मुझे कंगारू कोर्ट में बिना बचाव का मौका तक नहीं दिया गया और सजा सुना दी गई। हसीना ने साफ कर दिया है कि मैंने कभी किसी तरीके की हिंसा या घातक बल प्रयोग का आदेश दिया ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आवामी लीग बांग्लादेश की राजनीति से कभी गायब नहीं होगी, चाहे हम सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो जाए।
ये मेरे पार्टी मेरे परिवार की नहीं, बांग्लादेश के भविष्य की है। इसके साथ ही अपने बेटे सजीब वाजेद के बारे में हसीना ने कहा कि हाँ, वो अमेरिका में है, जरूरत पड़ी तो पार्टी संभाल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति या फिर परिवार देश नहीं चलाता। संविधान और स्थिरता ही सबसे जरूरी होती है। हसीना का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बांग्लादेश में यूनिस सरकार को लेकर असंतोष बढ़ा है। देश में नई सरकार की वैधता पर भी सवाल उठने लगे हैं और आवामी लीग के समर्थक अब हसीना की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल ये इंटरव्यू न सिर्फ बांग्लादेश की सियासत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के समीकरणों को हिला सकता है। और अब बात खुद को पाकिस्तान बताने वाले आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की, उस देश की जो आतंकवाद की जड़ कहलाता है, जहां की सरजमीन से एक बार फिर से खूनी साजिश की गूंज उठी है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर अब एक नया जाल बुन रहा है। ये जाल बंदूकों का नहीं बल्कि महिलाओं के जिहाद का है। दरअसल मसूद अजहर ने पाकिस्तान के हर जिले में महिला आतंकी सेंटर्स की ब्रांच खोलने का प्लान बना लिया है, जहां सिर्फ 15 दिनों में महिलाओं को जिहाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि अब आतंक की फैक्ट्री में महिलाएं होंगी हथियार। हर सेंटर की हेड होगी डिस्ट्रिक्ट मुंतजिमा, जो लोकल महिलाओं की भर्ती, क्लास और ट्रेनिंग संभाला करेंगी। इन सेंटर्स के लिए मसूद अजहर ने सख्त नियम बना दिए हैं। इस ब्रिगेड में शामिल महिलाएं किसी अनजान मर्द से बात नहीं करेंगी, ना मोबाइल पर, ना किसी चैट ऐप पर। 21 मिनट के इस ऑडियो मैसेज में मसूद अजहर ने इस प्लान का ऐलान किया है। उसने कहा है कि जो महिलाएं इस ब्रिगेड में शामिल होंगी उसे कब्र से सीधे जन्नत मिल जाएगी। यानी एक बार फिर धर्म के नाम पर जन्नत का लालच और खून का सौदा। इस नए महिला यूनिट की कमान अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथों में दे दी गई है। सादिया का पति यूसुफ अजहर इसी साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। अब वही सादिया भावलपुर में दौराए तस्तिका के नाम का कोर्स चला रही हैं, जहां महिलाओं को धार्मिक शुद्धिकरण के नाम पर कट्टरपंथी सोच लगातार दी गई। इसके बाद दूसरे स्टेज होंगे दौरा आयात उल निसाह, जहां इस्लामिक किताबों के जरिए सिखाया जाएगा कि जिहाद कैसे करना होता है और काफिरों के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी होती है। मसूद अजहर ने कहा है कि जिस तरीके से मर्दों का दौरा तरबियत होता है, अब औरतों का भी दौरा तस्किया होगा। यानी कि अब आतंक का चेहरा भी बदलेगा, जहां बंदूक के पीछे मर्द नहीं औरतें हुआ करेंगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये महिला ब्रिगेड गरीब परिवारों, जैश आतंकियों की पत्नियों से तैयार हो रही है। इनका नेटवर्क पाकिस्तान के भावलपुर, कराची, कोटली, हरिपुर, मुजफ्फराबाद और मसेहरा तक फैला हुआ है। ये महिलाएं फिलहाल मदरसों में पढ़ाई के बहाने भर्ती हो गई हैं, जहां असल में उन्हें जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन महिलाओं का इस्तेमाल आत्मघाती हमले, सुसाइडल अटैक में किया जा सकता है। यानी वही रास्ता जो पहले ISIS और बोको हरम जैसे संगठन अपनाया करते थे। अब तक जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन महिलाओं को आतंकी कार्रवाई में शामिल नहीं करते थे, लेकिन पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन संगठनों ने अपनी रणनीति बदल दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश, लश्कर और हिजबुल ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर दिया है, जहां पहाड़ों और सीमावर्ती जंगलों में एक बार फिर से आतंकी नेटवर्क खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि JEM अब आम लोगों से चंदा मांग रहा है ताकि मारे गए आतंकवादियों की जगह नए भक्त तैयार किए जा सके। अगस्त 2025 में संगठन ने 313 नए आतंकी मरकज बनाने का ऐलान किया। लगभग 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए का ऑनलाइन फंडिंग कैंपेन चलाया। सोशल मीडिया पर इस्लामिक भावनाओं का फायदा उठाकर लोगों को पैसा भेजने के लिए उकसाया गया। JEM सरगना मसूद अजहर की आतंकी वही है जिसने भारत की संसद पर 2001 में हमला करवाया था। 2016 में पठानकोट एयरबेस, 2019 में पुलवामा में CRPF काफिले और 2016 के उरी अटैक के पीछे भी इसी का हाथ था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अजहर ने जैश के स्लीपर सेल और कैडर को भारत में सक्रिय किया था। उसका मकसद भारत के खिलाफ लगातार आतंकी हमले और धार्मिक नफरत फैलाना है। अब वही मसूद अजहर अपनी योजना को महिला जिहाद के नाम से नए रूप में लॉन्च कर रहा है और सबसे डरावनी बात तो यह है कि इस बार उसका टारगेट दिल और दिमाग दोनों पर है। आतंकी समूह अब भावनाओं और धर्म के नाम पर औरतों को मोहरा बना रहे हैं, जिसके चलते वो न सिर्फ आत्मघाती हमला करवाना चाहती हैं बल्कि अगली पीढ़ी के आतंक को भी तैयार करना चाहते हैं। ये नया महिला विंग जैश के लिए प्रचार, भर्ती और फंडिंग का चेहरा बन जाएगा, जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर जन्नत के वादे के साथ किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन को परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए। ट्रंप के इस फैसले ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को परमाणु परीक्षण किया था और उनकी आपको बता दें कि 1030वीं टेस्टिंग ये रही थी। ये परीक्षण नेवादा टेस्ट साइट पर जमीन से 2300 फीट नीचे किया गया था ताकि रेडिएशन बाहर ना निकल पाए।
इसका कोड नेम था डिवाइडर। विस्फोट इतना ताकतवर था कि नीचे की चट्टान पिघल गई और सतह 1 फुट ऊपर तक धंस चुकी थी। आज भी वहां 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा मौजूद है। 1996 में हुई, आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीट के तहत भूमिगत परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई गई थी। चीन और अमेरिका दोनों ने इस तरीके से इस सदी में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक मंजूरी नहीं दी गई। 1992 के बाद आपको बता दें कि तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज ने सभी परमाणु प्रशिक्षणों पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी। अब ट्रंप ने 30 साल बाद इस नीति को बदलने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन अगर चीन और रूस परीक्षण कर रहे हैं तो अमेरिका क्यों नहीं कर रहा। ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह वास्तविक विस्फोटक परीक्षण होगा या केवल तकनीकी सिमुलेशन। पेंटागन ने ये इस पर चुप्पी फिलहाल साध रखी है। रूस और चीन ने 1990 के दशक के बाद ऐसे वास्तविक विस्फोट परीक्षण नहीं किए, हालांकि वे मिसाइल सिस्टम टेस्ट करते रहे हैं। रूस ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का परीक्षण किया था। चीन ने भी मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के कई परीक्षण किए हैं। अमेरिका में ट्रंप के इस आदेश को लेकर राजनीतिक हलचल मच गई है। कई सांसदों ने चिंता जताई कि इससे परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू हो जाएगी, जबकि कुछ सांसदों का मानना है कि बिना टेस्टिंग के अमेरिका का परमाणु भंडार कमजोर हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के बिना धमाका किए जाना बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा कर सकता है। इसलिए अब नए परीक्षणों का आदेश देना पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार किम पर दबाव बना रहे हैं, वे अपने परमाणु हथियार खत्म करें, लेकिन अब अगर टेस्टिंग खुद अमेरिका करता है तो ये नैतिक रूप से उसका विरोधाभास माना जाएगा। चीनी सोशल मीडिया वेबो पर एक यूजर ने लिखा है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण शुरू करेगा तो हम भी करेंगे। दूसरी यूजर ने लिखा, अब जो होगा उसको कंट्रोल में नहीं रहना होगा। कुछ ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए लिखा, उनकी स्थिति देखकर डर लगता है कि कहीं खुद को ही ना उड़ा लें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में एक नए परमाणु टॉर्पीडो का सफल परीक्षण करने का दावा किया था। ये टॉर्पीडो समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा कर सकता है, जिससे तटीय शहर रहने लायक नहीं बचते। इसके अलावा रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश ने आपको बता दें कि रूस के पास 5500 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड, ये उसने दावा किया था, जबकि अमेरिका के पास करीब 5044 ही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप के इस कदम से न केवल वैश्विक परमाणु स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि इससे एशिया और यूरोप में नई सैन्य गठजोड़ बनने की संभावना बढ़ सकती है। फिलहाल ये कोर वॉर जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच साउथ कोरिया के बुसान एयरपोर्ट पर हुई ऐतिहासिक बैठक ने व्यापारिक रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह मुलाकात 6 साल के अंतराल के बाद हुई है। यह बैठक अब पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि इसमें दोनों देशों के बीच लंबे ट्रेड डील पर बात हुई। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैठक सफल रही और एक महत्वपूर्ण डील पर पूरी बातचीत हुई है। हालांकि साइनिंग अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है। बदले में चीन अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार है। ट्रंप ने कहा कि पहले फेंटेनाइल के कारण चीन पर 20% टैरिफ था, जो कि अब 10% रह गया है और उसको लागू कर दिया गया है। ये बैठक बुसान एयरपोर्ट पर करीब 100 मिनट तक चली। टैरिफ को लेकर अपना रुख जो है स्पष्ट करते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका ने चीन पर कुल औसत टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया। अमेरिका ने अब तक कई बार चीन पर टैरिफ लगाए। इनमें ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्टील पर 19%, अप्रैल 2025 में 10% बेसलाइन टैरिफ, फेंटेनाइल के कारण 20% टैरिफ और कई अन्य टैरिफ जो हैं वो इसमें फिलहाल शामिल भी यहाँ पर किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि अगले साल चीन EPEC बैठक और अमेरिका G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस अवसर पर दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। जिनपिंग ने चेतावनी दे दी है कि दोनों देशों को बदले की कार्रवाई के दुष्प्रचार में फंसने से बचना होगा। उनका मानना है कि आपसी सहयोग से मिलने वाले लंबे समय के इस लाभ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ट्रंप ने बातचीत में कहा है कि अमेरिका और चीन अब चिप निर्माता कंपनी के बीच बातचीत भी आगे बढ़ाएगा। विशेष रूप से आपको बता दें कि कंपनियों से चिप्स खरीदने पर चर्चा होगी। ब्लैकवेल AI प्रोसेसर पर अब कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने इसे चीन को बेचने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा ट्रंप ने कह दिया है कि चीन अमेरिका में निवेश बढ़ाने को तैयार है। चीन के अधिकारी अमेरिका के ऑटोमोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में निवेश से प्रभावित है। इस बैठक को चीन में लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। आपको बता दें कि मुलाकात सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगी थी और इसमें करीब 25 करोड़ बार इसको देखा गया था। वैश्विक व्यापार और आर्थिक रिश्तों के तनाव के बीच ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।